नाजरीन, इस वक्त हुकूमत को एक और मसला दरपेश है। FIA के साबिक DG बशीर मेमन ने वजीर आजम समेत इनकी काबीना पर सख्त इल्जामात लगाए हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने 1 साल कबल मुझे खुद बुलाकर कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर केस करो। ये बयान आने के बाद लिफाफा सहाफियों से लेकर नून लीग की पूरी क़यादत वजीर आजम समेत हुकूमत पर हमला आवर हो चुकी है। लिफाफों के हाथ तो बस हुकूमत मुखालिफ को शय आनी चाहिए, लिहाजा वो खुलकर अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। नाजरीन, काजी फाइज ईसा की जलालत से अवाम का ध्यान हटाने के लिए बशीर मेमन जैसे लोग लॉन्च किए जा रहे हैं। और बशीर मेमन भी वो जिसने खुद कहा कि इसने शरीफ खानदान को बचाया और कुछ अरसा पहले इसकी गैर कानूनी घी मिल पकड़ी गई और अब इसकी घी मिल पर केस चलने वाला है। बशीर मेमन अगर ये बयान कुछ दिन पहले देता तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सोमोटो लेकर इसको जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में गवाह के तौर पर बुलाती। चूंकि ये बयान झूठ है, लिहाजा केस के खत्म होने का इंतजार किया गया ताकि इससे गंद को मजीद उछाला जा सके। बशीर मेमन को लॉन्च का मकसद साफ है कि फैसले का गंद और अवाम का रिएक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा। बशीर मेमन एक सच्चे ऑफिसर थे, इन्होंने हमेशा वफादारी निभाई। नवाज दौर में जुल्फिकार चीमा बशीर मेमन को DG FIA लगवाने के लिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पास लेकर गए। उस वक्त इनसे वादा लिया गया था कि मुस्लिम लीग के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा और खासकर नवाज शरीफ के उस वक्त के मशहूर केस असगर खान केस को बशीर मेमन बंद करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ उस केस में बुरी तरह फंस चुके थे और नाअहली की तलवार लटक रही थी। बशीर मेमन ने वफादारी निभाई। इन्होंने असद दुरानी की शहादत के बावजूद इस अहम केस को नाकाबिले एतबार करार दिया, यहाँ तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि FIA इस केस में नवाज शरीफ को क्यों बचाना चाहती है और इस केस से क्यों हाथ खींच रही है। जब पनामा केस आया तो FIA के पास तहकीकात आई। बशीर मेमन ने अदालत को कहा कि इन्हें नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तहम बाद में जब JIT बनी तो इनका बांडा फूट गया। शहबाज शरीफ पे केस चले। बशीर मेमन ने एक दफा फिर वफादारी निभाई। छोटे मियाँ को शफाफ करार दिया गया। FIA ने शफाफियत की चिट थमा दी। तहकीकात के दौरान मरियम नवाज और नून लीग के कुछ दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जज अरशद मलिक के खिलाफ धमकी अमेज जुबान इस्तेमाल की। ऐसे में इन्हें फौरी गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन बशीर मेमन ने आगे बढ़कर इन्हें बचा लिया और लीगी लीडर्स केस पे असर अंदाज होते रहे। शाहद खान अब्बासी की एयर बलो के मुतालिक केस आया। कुछ शवाहिद भी FIA के हाथ लगे, मगर चूंकि बशीर मेमन वफादारी का हल्फ उठा चुके थे, लिहाजा कार्रवाई नहीं की गई। अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ भी बशीर मेमन को कार्रवाई करते हुए शर्म महसूस हुई और इन्होंने वफादारी निभाई। ख्वाजा आसिफ का मुत्तहदा अरब अमारात का अकामा सामने आ गया। हर किसी को यकीन था कि FIA इस नाजुक मसले को देखेगी कि मुल्क के वजीर खारजा का दूसरे मुल्क का खुफिया अकामा सामने आया है, लेकिन बशीर मेमन ने वफादारी निभाई और इसको कोई अहमियत ही नहीं दी। राना सनाउल्लाह तो इतने प्यारे लगे कि कई मुकदमात में इनको क्लीन चिट थमा दी गई और केस ही बिगाड़ दिया गया। अमीर मुकाम के खिलाफ केस आया। कंपनी इनके बेटे के नाम थी। पहली फुर्सत में अमीर मुकाम को शफाफ करार दिया गया क्योंकि कंपनी इनके नाम नहीं थी, लेकिन मजे का टोस्ट तब आया जब अमीर मुकाम की बीवी, हालांकि अदालत में डॉक्यूमेंट में वाज़ा था कि वो कंपनी के बोर्ड में शामिल थी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान के खिलाफ केस आया। तहकीकात शुरू हुई, लेकिन फिर कहीं से आर्डर आया कि हजरत ये तो अपने इफ्तिखार भाई हैं। बस फिर चिरागों से रोशनी न रही। तहकीकात को फौरन ठप दिया गया। खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ, राना मशहूद और ख्वाजा साद रफीक एक लंबी लिस्ट है। जिसका केस आया, FIA हमेशा इनके दिफा में खड़ी रही। तहकीकात करने से इनकार किया जाता और अदालत को जवाब जमा करवाया जाता कि ठोस सबूत नहीं है। इस सब का हुकूमत को एक फायदा हुआ, इसके खिलाफ एक तगड़ी चार्जशीट तैयार हो गई कि हमेशा नून लीग को बचाता है। अदालत भी जान चुकी थी। रिटायरमेंट से कबल ही इस्तीफा ले लिया गया। चाचा काफी चीखा, लेकिन करतूत सब सामने थे। अब जब जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में पूरा मुल्क थू थू कर रहा था तो एक दफा फिर अपने पालतू वफादार को सामने लाया गया। बशीर मेमन ने अपना पूरा खानदान गवर्नमेंट नौकरियों पर रखवाया हुआ है। अब एक ही खानदान के इतने करीबी कैसे गवर्नमेंट जॉब लग गए, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। बशीर मेमन एक सरकारी मुलाजिम होकर इमार कराची में 150 मिलियन के फ्लैट का मालिक है। कोई नहीं बता सकता कि एक सरकारी मुलाजिम ने ये फ्लैट कैसे खरीदा। 2018 तक ईमानदार बंदे की डेफिनेशन कुछ ऐसे हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी अपने बंदे ब्यूरोक्रेसी में आगे लाती थी जो नून लीग के खिलाफ केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहते थे। तो ये बंदा पीपल्स पार्टी की नजर में ईमानदार हुआ करता था। बशीर मेमन भी एक ऐसा ही ईमानदार बंदा था जो पीपल्स पार्टी के लिए डरावना ख्वाब था, जिसने चौधरी नसार की इमाम पर जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के केस की तहकीकात की, लेकिन नून लीग को इसी तरह के केसेस में छूट दी। टॉफी बट लाहौर से सोना स्मगल करता पकड़ा। इसको क्लियर किसने किया? आपके भाई बशीर मेमन ने। असगर खान केस से नवाज शरीफ को किसने बचाया? आपके भाई बशीर
बशीर मेमन ने। मरियम सफदर को एक जज को ब्लैकमेल करने के जुर्म से किसने बचाया? आपके भाई बशीर मेमन ने। NICL स्कैंडल का मरकजी मुलजिम का नाम ECL में होने के बावजूद मुल्क से फरार कैसे हुआ? DG FI बशीर मेमन था। आखिर बशीर मेमन बहुत ईमानदार था। आपके भाई बशीर मेमन का कराची में मस्त 1 करोड़ों का फ्लैट है, जबकि सरकारी मुलाजिम की जितनी तनख्वाह होती वो बेचारा सारी उम्र गीसियां करके एक अच्छी गाड़ी नहीं ले पाता, लेकिन यहाँ करोड़ों के फ्लैट, अच्छी गाड़ी, करीबी सारे रिश्तेदार जिनमें बहू, दामाद, कजन, भतीजे वगैरह सब गवर्नमेंट के अलहदा ओहदों पर। अखिर बहुत ईमानदार था। एंड जिस मौका पर अवाम में ये तासुर जाने लगा था कि एहतसाब का बयानिया नाकाम हो रहा है, उसी वक्त अपोजिशन के कुछ नादान दोस्तों ने अदलिया के जरिए अपना नया कट्टा खुलवाया और अदलिया को पार्टी बनाकर एक जमात के साथ खड़ा कर दिया। ये चीज नून लीग की पीठ में जो खंजर खोपेगी उसका खमियाजा नून लीग 2023 में भुगतेगी। जिसने भी ये कट्टा खोला, इस भाई के लिए तालियां बनती हैं। बहुत मजा आने वाला है। 2 ताकतवरों की लड़ाई में हम पॉपकॉर्न खरीद चुके हैं। अब देखते हैं इंसाफ बीच चुराहे नंगा होता है या फिर इंसाफ अपना तन ढकने में कामयाब हो जाता है। कुछ की वीडियो मरियम के पास होगी, बाकियों की वीडियो दूसरी पार्टी के पास। इस खेल में मजा अब आएगा। यहाँ एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या बशीर मेमन को इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है? देखिए, हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हमेशा से ही सिर्फ फौज समझा जाता है, जबकि सिर्फ फौज इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, बल्कि अदलिया ब्यूरोक्रेसी भी इस्टेब्लिशमेंट में आती है और अफवाह साजी के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आसान लफ्जों में इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहें तो ये समझे जैसे हर ऑफिस का एक HR डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही पाकिस्तान का एक HR डिपार्टमेंट है जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कहलाता है। जैसे ऑफिस में HR का काम पॉलिसीज बनाना और बंदों की प्लेसमेंट करना होता है, ऐसे ही इस्टेब्लिशमेंट का काम पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को हायर करना, इनकी तैनाती करना, अदलिया के मामलात देखना, फौज के मामलात देखना होता है। अब इस्टेब्लिशमेंट में इन तीनों में से किसका असर और रसूख ज्यादा होता है, वो चीज फैसला करती है कि इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसीज बनाने में ज्यादा इनपुट किसकी होगी। लिहाजा यहीं से सारी गेम शुरू होती है। सियासी जमातें ब्यूरोक्रेसी पर इन्वेस्ट करती हैं, ब्यूरोक्रेट्स सियासी जमातों के टाउट बनकर करप्शन पर हाथ साफ करते हैं। मसलन बशीर मेमन की मिसाल ले लें। सरकारी मुलाजिम था कि लेकिन करोड़ों का फ्लैट का मालिक है, सारी फैमिली बल्कि करीबी फैमिली सारी गवर्नमेंट मुलाजिम है, और फिर वो अपने मुंह से कई दफा मान चुका है कि बशीर मेमन ने शरीफ खानदान को बहुत दफा बचाया है। माजी में इस्टेब्लिशमेंट में फौज का असर और रसूख ज्यादा रहा है, लिहाजा यही वजह है कि अब ये तासुर आम बन चुका है कि फौज ही इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, जबकि ऐसा नहीं है। और अदलिया के जजेस पर सियासी जमातें इन्वेस्ट करती हैं। कैसे इन्वेस्ट करती हैं? अदलिया के जजेस की तैनाती का तरीका कर आप देख लें, आपको सब समझ आ जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट में एक या एक से ज्यादा ग्रोह हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के इन मुख्तलिफ ग्रोहों को समझने के लिए बशीर मेमन की मिसाल को बतौर टेस्ट केस लें। अगर हम मान लें कि काजी फाइज ईसा के केस बनाने में फौज का हाथ था, आपको इस मुतनाज़े फैसले की औकात पता चल जाएगी, यानी एक आम बंदे ने भी इसको हजम नहीं किया। लिहाजा बशीर मेमन को लॉन्च करना बुनियादी तौर इस फैसले की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा है, इस टेम्परेचर को कम करने के लिए बशीर मेमन लॉन्च किया गया। अब अगर रेफरेंस के पीछे फौज थी तो फिर फौज का अपने ही खिलाफ केस का फैसला आने पर बशीर मेमन को लॉन्च करने का सोचना आपके दिमाग की खराबी को जाहिर करता है।